Yes, class 12th. Welcome to Simply Commerce. We were doing financial management. Financial management में हम different type of decisions पढ़ रहे थे. Different type of decisions. 3 type of decisions are there. First is investment decision. Second is financing decision. And third is dividend decision. I hope अभी तक तो आपको याद हो गया होगा. मैं बार बार रिपीट करती हूँ इन डिसीजंस को. तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ लिए थे अच्छी तरह से. फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कर लिया. फिर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट किए. फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में समझा ये क्या होता है, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है. नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यस क्लास स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. बट इससे पहले अब आपको प्रॉब्लम होगी व्हाट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन मैम. तो बेटा ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं. इससे जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से फाइनेंसिंग डिसीजन को समझाया है. तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो आप एक बार उसको ज़रूर चेक कीजिए बेटा. अगर आप उसको अच्छे तरह से कर लेंगे तो फिर ये तो बहुत ही ईजी है. राइट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. थोड़ा सा रिकैप. फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये डिसीजन लेते थे. हम लोग का मतलब बिजनेस, कंपनी या एक फाइनेंशियल मैनेजर भी ले सकते हैं. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता था कि पैसे जो हमें चाहिए वो कहाँ से अरेंज करें, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम पैसे को अरेंज करें जिससे कि हमें फ़ायदा हो. जैसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लोन बोरोड फंड हो गए. बहुत सारे सोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं और फिर वहाँ से पैसा अरेंज किया जाता है. लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए बहुत से फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है. उसको ये ध्यान रखना होता है कि इन सब सोर्सेज में कौन सा ऐसा मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल सोर्स लग रहा है या कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे पैसा कैसे अरेंज करना है. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं. तो चलिए आज उसी को पढ़ते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर इज़ कॉस्ट. सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इतने सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, इन सब में से कॉस्ट किसकी ज़्यादा पड़ रही है. कॉस्ट मैंने आपको बताया था. जैसे कॉस्ट क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो ये सब क्या है, ये हर एक सिक्योरिटी की या हर एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कहलाती है क्योंकि आप उनको हर साल डिविडेंड या इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं. आपको ये देखना पड़ता है कि इनमें से हमें कॉस्टली क्या पड़ रहा है. तो मेनली हम 2 ही फंड लेके चलते हैं, ओन फंड या बोरोड फंड. ओन फंड क्या होते हैं, लाइक इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस, ये ओन फंड होते हैं, रिटेन अर्निंग. बोरोड फंड कौन से होते हैं, डिबेंचर्स हो गए या फिर आपके लोन फ्रॉम द बैंक हो गए, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए. बट मेनली 2 थिंग्स आर देयर. फर्स्ट इज मेनली 2 थिंग्स आर देयर. फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल एंड सेकंड इज डिबेंचर्स, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे. इक्विटी कैपिटल आपके ओन फंड को रिप्रेजेंट कर देगी और डिबेंचर्स आपके बोरोड फंड को रिप्रेजेंट कर देगी. तो हम लोग मोस्टली इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर देते हैं. राइट. सबसे पहले कॉस्ट को, तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा. हमने कहा कि कौन सा कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्या वो इक्विटी है या फिर डिबेंचर्स है. तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि डिबेंचर्स हमें चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं. मतलब डिबेंचर हमें चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, जबकि इक्विटी कैपिटल ज़्यादा महंगी पड़ती है, मतलब उसकी कॉस्ट महंगी पड़ती है. इसके मैंने आपको 2 रीज़न बताए थे. पहला रीज़न ये बताया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं. याद कीजिए वो एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में, और जिसने नहीं देखी बेटा वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए. तो उसमें मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था. मैंने आपको बताया था जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी सबसे पहले डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देती है,
फिर क्या था, टैक्स डिडक्ट करती है और फिर जो बचता है उसको डिविडेंड देती है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कि जो डिबेंचर्स हैं वो हमें सस्ते पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी टैक्स को बचाते हैं। तो इसी वजह से डिबेंचर इशू करना एक कंपनी के लिए सबसे सस्ता पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो डिबेंचर्स हैं वो क्या है, डिबेंचर्स चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है, क्योंकि ये हमारा टैक्स को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, लास्ट वीडियो ज़रूर देखो बेटा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। इक्विटी को हम ये बोलते हैं कि जो इक्विटी कैपिटल है वो एक्चुअली कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि ये हमारी टैक्स को नहीं बचाती है, मतलब हम ये टैक्स जो हमें देना पड़ता है पूरा देना पड़ता है, कोई हमारी टैक्स सेविंग नहीं करती है। सेकेंड रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो कम रिस्क लेते हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर कम रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट एक कंपनी को हर साल देना ही पड़ता है, नहीं देंगे तो वो कंपनी की वाइंड अप की सिचुएशन तो कंपनी को पहुंचा देंगे, कंपनी को वाइंड अप की सिचुएशन में पहुंचा देंगे। कैसे? कोर्ट में स्यू कर लेंगे कि हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया, और फिर कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन पे भी पहुंच जाएगी। तो बहुत रिस्क हैं। तो ऐसे टाइम पे हम ये कहते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो डिबेंचर्स हैं कंपनी के लिए तो बहुत रिस्क हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के लिए सेफ़ है, क्योंकि उनको पता है कंपनी तो हमें इंटरेस्ट देगी ही देगी, चाहे ये कहीं से भी लाए, चाहे इसको प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो हमें देगी ही देगी। मतलब कम रिस्क लेते हैं डिबेंचर होल्डर्स। और जबकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। इक्विटी पे आते हैं, इक्विटी बेचारे ज़्यादा रिस्क लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले। क्यों? क्योंकि कंपनी उनको डिविडेंड दे ना दे ये कंपनी पे डिपेंड है। कंपनी के पास कैश नहीं है, नहीं देगी इक्विटी पे डिविडेंड इस साल, अगले साल भी नहीं देगी। अगर उसका मन करेगा कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो नहीं देगी, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स उसके लिए क्या है, रिस्की, कम रिस्की हैं। लेकिन जब हम कॉन्ट्रा में पढ़ते हैं हम कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। उनको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये भी उनके लिए रिस्क है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स? तो हम सबको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स बेचारे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड मिले ना मिले कुछ नहीं पता, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो हम एक चीज़ बोलते हैं बेटा कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए, और कंपनी ऐसा करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो कंपनी उनको ज़्यादा डिविडेंड देती है, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो उनको ज़्यादा डिविडेंड भी देती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी। और डिबेंचर्स क्या है, ये अपना परसेंटेज लेंगे प्रॉफिट इंटरेस्ट का, और ये लोग अलग हो जाते हैं। ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, राइट? क्योंकि ये रिस्क भी कम लेते हैं तो इंटरेस्ट भी इनका इक्विटी से कम ही बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए जब एक फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है तो उस टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट को ध्यान रखें, हमें जो चीपेस्ट है तो हम वही ले। अगर हम कॉस्ट को ध्यान में रख के ले रहे हैं तो नेचुरली हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, फिर हम इक्विटी इशू नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी क्या है, कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्लियर? कम टू सेकेंड इज रिस्क। चलो अब ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा क्या डिबेंचर्स ज़्यादा रिस्की हैं या इक्विटी ज़्यादा रिस्की है। और आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम तो बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो एक बिज़नेस या एक कंपनी के लिए कौन ज़्यादा रिस्की है, कर चुके हैं हम ये चीज़ कि डिबेंचर्स ज़्यादा रिस्की हैं। क्यों? अगर कंपनी डिबेंचर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही है तो वो क्या करेंगे, स्यू करेंगे और वाइंड अप की सिचुएशन। लेकिन इक्विटी कम रिस्क है, नहीं दो डिविडेंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं ये लोग। तो अगर मैं रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जा रहा है रिस्क को ध्यान में रख के, तो फिर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी? फिर हम कहेंगे कि जो डिबेंचर्स हैं ये मोर रिस्की है और इक्विटी जो है वो लेस रिस्की है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे इस टाइम? इसको। जब हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो फिर किसको प्रेफरेंस दे रहे थे? डिबेंचर्स को, क्योंकि डिबेंचर्स तो हम किसको, हाँ डिबेंचर्स को। और अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर इक्विटी हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सही है। तो हम देखेंगे कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं यही इफ़ेक्ट करते हैं हमारे डिसीजन को। थर्ड पढ़ते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटा? जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं, लाइक डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, आप शेयर्स इशू कर रहे हैं। आपने 11th में पढ़ा था, जब आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ते थे, उसमें आपने ये पढ़ा था कि कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो आपने देखा कितनी लंबी प्रोसेस होती है, कितने टाइम तक चलती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं सिर्फ स्टार्ट करने में ही। मतलब एक आपको पैसे अरेंज करने में ही, शेयर इशू करो, प्रोस्पेक्टस इशू करो, बैंक अपॉइंट करो, ब्रोकर्स अपॉइंट करो, देन अंडरराइटर अपॉइंट करने भी पड़ते हैं कई बार, तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट वो एक्सपेंसेस है या वो कॉस्ट हैं जो कि किसी सिक्योरिटी के इशू करने पर एक कंपनी को खर्च करने पड़ते हैं। शेयर्स इशू करेगी तो कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। डिबेंचर इशू करेगी तो कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। लोन ले रहे हैं बैंक से तो फिर कितना पैसा, इसके लिए तो कम करना पड़ता है, तो यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। तो हालांकि ये माइनर सी ही आइटम है, इसको ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर ये भी इफ़ेक्ट करता है। तो जिसकी ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उसको सोचा जाएगा कि इशू कम किया जाए, और जिसके कम फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, मतलब इशू करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, तो उसको कोशिश किया जाएगा इशू कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर मुझसे पूछे फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी सबसे कम होती है, वी नो दैट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो कोई इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जिस साल नहीं दिया जाता, वो अपने पास कंपनी रख लेती है उसको आगे के यूज़ करने के लिए पैसों को, तो वो क्या इशू करना, वो तो कोई इशू हुआ ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा सस्ता सोर्स कौन सा है, रिटेन्ड अर्निंग पड़ता है। या फिर आप बैंक से लोन लें तो वो भी थोड़ा सा कम पड़ता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम होती है, जबकि आप इक्विटी डिबेंचर इशू करें तो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आते हो। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट पे एक मैटर करता है, हालांकि इतना नहीं करता। ठीक है, एक फैक्टर है तो है, मतलब इस पे भी हम लोग देखते हैं कि किसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है और किसकी कम है। कम टू कैश फ्लो पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो पोजीशन, एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर सपोज आपकी कंपनी है, आप क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ और आपने डिबेंचर इतने इशू कर दिए कि प्रॉफिट उतना है ही नहीं कि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दे सके, तो फिर तो कंपनी रिस्क में आ गई। तो ऐसे में अब ये तो देखते ही हैं हम कि प्रॉफिट हमारा अच्छा होना चाहिए, डिबेंचर को पैसा देना है, डिविडेंड भी देना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कैश फ्लो पोजीशन। आप जब भी डिविडेंड देते हैं या आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो कैश होना ज़रूरी है। अब आप उधार पे सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपके पास कैश ही नहीं है, कैसे डिविडेंड पे करेंगे आप, कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखा जाता है कि अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, मतलब डिबेंचर को पेमेंट कर पाएंगे हम लोग, डिबेंचर इशू कर दो, लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो नेचुरली कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे किसी टाइम, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे में इक्विटी इशू कर दो, क्योंकि इक्विटी को डिविडेंड दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिबेंचर को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन, मतलब कैश आपका अच्छा खासा आ रहा है जिसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, इशू कीजिए डिबेंचर्स को, क्योंकि ये तो हमारे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन अगर मान लो आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, मतलब कैश अच्छा नहीं आता आपके बिजनेस में, कैश अच्छा रिसीव नहीं होता, तो पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे नेचुरली आप इंटरेस्ट की। तो ऐसे टाइम पे डोंट टेक रिस्क, गो फॉर इक्विटी, फिर इक्विटी को ही इशू कीजिए, क्योंकि उसको डिविडेंड नहीं देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, चले इसके लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन ये पॉइंट ये कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं बिजनेस के। हम सबको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और बिजनेस। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने तो पैसा दिया है, ठीक है, वो कोई ओनर नहीं है। कंट्रोल कौन संभालेगा? फिर नेचुरली ओनर संभालेंगे।
मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या रह रहा है, कंट्रोल रह रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो सारा का सारा क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बोरोड फंड की बात करें, अगर मैं बोरोड फंड की बात करती हूँ या डिबेंचर्स की बात कर रही हूँ, तो डिबेंचर्स होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो दे आर नॉट टेकिंग एनी कंट्रोल, दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट द कंपनी। वो कोई कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, वो अपना इंटरेस्ट लेंगे और अलग निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई भी कंट्रोल नहीं करते हैं। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझना बेटा, सिंपल छोटा सा एग्जांपल। अगर सपोज किसी भी कंपनी के 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 10 ही, सिंपल छोटा सा ताकि हम समझ सकें, 10 लोग हैं, ठीक है। और अब बताओ कंपनी दोबारा से इक्विटी शेयर इशू कर देती है। पहले तो 10 लोग कंट्रोल कर रहे थे कंपनी को, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं, तो पहले 10 लोग कंट्रोल कर रहे थे। अब कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर, पैसे की जरूरत पड़ी, इक्विटी शेयर इशू कर दिए, और इक्विटी शेयर 10 और इशू कर दिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 10 और इशू कर दिए। अब कितने लोग कंट्रोल करेंगे कंपनी को, 20 लोग। मतलब अब कंट्रोल करने वाले बढ़ गए 20 लोग। अगर कंपनी ये 10 ना इशू करती, बल्कि इसकी जगह डिबेंचर्स इशू कर देती, जितना भी पैसा चाहिए था उसके लिए डिबेंचर इशू कर देती, तो कंपनी का कंट्रोल नहीं बढ़ता, कंपनी को कंट्रोल वही 10 लोग ही करते। ये बात समझ में आई बेटा? तो इसका मतलब अगर कंपनी ये चाहती है कि कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में रहे, कंट्रोल बढ़े नहीं, मतलब और लोग ना आ जाए कंट्रोल करने के लिए, तो इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए, फिर डिबेंचर्स इशू करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कंट्रोल करते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठीक है कंट्रोल बढ़ जाए, मतलब और लोग भी आ जाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कंट्रोल करें बिजनेस पे या फिर वो डिसीजन में अपना पार्ट लें, तो ठीक है, फिर आप इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। हालांकि मोस्टली ये रहता है कि कोई भी नहीं चाहता कि कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग बढ़ें, तो इक्विटी शेयर में कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर नहीं चाहती कंपनी को, कि कंपनी नहीं चाहती कि कंट्रोल करने वाले लोग बढ़ें, तो इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए। तो कंट्रोल कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखना पड़ता है कि अगर कंट्रोल आप चाहते हैं कि नहीं बढ़े, तो इक्विटी मत इशू कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इक्विटी इशू कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इस जितना आप इक्विटी इशू करते जाएंगे, उतने ओनर्स बढ़ते जाएंगे कंपनी के, उतने ही लोगों का कंट्रोल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ शेयर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट ये दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके जाएगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डीप में समझने वाले हैं। ये पॉइंट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, बट हम इसको अच्छे से डीप में समझेंगे तो इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और उसी में इसको कवर करेंगे। आपको लगा चीज़ें समझ में आई हैं तो बेटा लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड को परेशान कर रहा है कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, लोड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, और बच्चों का माइंड तो वैसे क्यूरियस होता है, आपको लगता है कि नहीं मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, प्लीज़ आप अपने कमेंट लिखिए, उसमें मुझसे क्वेश्चन पुट कीजिए। एब्सोल्युटली मैं डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के उसको आंसर ज़रूर करूँगी, राइट। अच्छे लगे तो फिर लाइक ज़रूर करना। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।